नमस्कार, आप देख रहे हो उदित राज न्यूज। आज की तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं हूं पिंकी। आइए डालते हैं नजर आज की कुछ खास खबरों पर। मैं आपका दोस्त मज़ाहिर हसन उदित राज न्यूज से आए हैं आज चौधरी इकरा मुनव्वर हसन साहिबा और हम कैराना लोकसभा में हैं जहां पर ये गठबंधन की उम्मीदवार हैं। मैंने लॉ करी है फैकल्टी ऑफ लॉ दिल्ली यूनिवर्सिटी से, और फिर मैं अपने मास्टर्स के लिए लंदन गई थी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स और लॉ में सोआस यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन। आप इकरा जी पीएचडी में एनरोल्ड हुई थी, तो क्या आप एमपी बनने के बाद वापिस पीएचडी करने जाएंगी? एक मेरा इरादा है कि अपनी जिंदगी में मैं पीएचडी करूं। अब वो क्योंकि पीएचडी की कोई उम्र नहीं होती, तो वो अभी हो या बाद में हो। अभी तो क्योंकि अगर ऊपर वाले ने हमें इस लायक बनाया कि हम लोगों की आवाज उठा सकें, चुनाव जीते अगर हम, तो फुर्सत नहीं रहेगी। और मैं भी अपना सारा वक्त अपने क्षेत्र को देना चाहूंगी, लेकिन कभी फ्यूचर में जितनी जिंदगी है हमारे पास, उसमें मेरी उम्मीद है, इरादा है कि मैं पीएचडी करूँ। इकरा जी, पारिवारिक परिस्थितियां थी, 2022 का इलेक्शन था और इकरा जी ने कैंपेन संभाला और इकरा मैजिक हुआ और उस मैजिक से आपने अपने दम पर 2022 का चुनाव जिता दिया। क्या 2024 में ये इकरा मैजिक चलेगा? जी देखिए, मेरा कोई मैजिक नहीं था, ये तो हमारे लोगों का प्यार है। और जो उन्होंने जिस तरीके से मुझे अपनाया और मेरी ग्रूमिंग जो है जनता के बीच में हुई है, तो क्योंकि मैं नई थी उस दौरान, मेरे घर वाले यहाँ पर नहीं थे जो मुझे सिखा पाते, तो मुझे जो भी सीखने को मिला अपने लोगों के बीच में रहकर सीखने को मिला। और मुझे यही उम्मीद है कि ये जिस तरीके से हम 22 का चुनाव जीते थे और ये सरकार की जो नाकामियां है, इनका कुशासन जो है, तो वो अब इतना साफ तरीके से लोगों को दिखने लगा है कि हमें लगता है कि हम 24 का चुनाव पूरे देश में बदलाव लेकर आए। आपके पापा चौधरी मुनव्वर हसन साहब मरहूम चारों सदनों के सदस्य रहे और वर्ल्ड रिकॉर्ड है उनके नाम आज भी। तो क्या आप, क्योंकि आप यंगेस्ट उम्मीदवार हैं लोकसभा की, तो क्या आप उस वर्ल्ड रिकॉर्ड की ओर देख रही हैं? जी देखिए, वो एक बहुत बड़े कद के नेता थे और उन्होंने बहुत मेहनत से ये जगह हासिल करी थी। तो मेरी कोशिश है कि उनके पद चिन्हों पर चलकर मैं उतनी मेहनत करूं, जिस लगाव से, जिस जज्बे के साथ वो काम करते थे अपनों के बीच में। तो पहली कोशिश तो ये है कि वही कार्यशैली मैं अपनाऊं। बाकी जो ऊपर वाले को इज्जत नवाजी होगी, तो वो तो ऊपर वाले के हाथ में। आपका समाजवादी का, कांग्रेस का मैनिफेस्टो एक है, तो उसमें जो मैनिफेस्टो में चीजें हैं, रोजगार है, 30 लाख रोजगार, 1 लाख रुपया सालाना भत्ता, इस तरह के जितनी भी ये चीजें हैं, क्या आपकी कोई स्ट्रेटजी है? इसको आप धरातल पर कैसे उतारेंगी? कोई आपकी स्ट्रेटजी बनी हुई है? देखिए, अगर सरकार आती है तो सरकार के माध्यम से जो योजनाएं क्षेत्र तक पहुंच सकती हैं, जिसमें सबसे जो लोग आकर्षित जिसकी तरफ हो रहे हैं, महालक्ष्मी योजना, जो कि 1 लाख रुपए सालाना महिलाओं को दिया जाएगा, 8,500 रुपए महीने के बैठते हैं। तो इसमें जो प्रक्रिया होती है सरकारी विभाग की, उस हिसाब से हम इसे लागू कराएंगे और कोशिश करेंगे हमारे क्षेत्र में सबसे ज्यादा तरीके से, सबसे अच्छी तरीके से, कोई छूटे ना, सबका उसमें नाम आ सके। तो उस तरीके के जो एनरोलमेंट के प्रोसीजर्स होते हैं, उसको हम लोगों तक पहुंचाने का, उन्हें वो सुविधा देने की कोशिश करेंगे। एक इसमें एमएसपी का भी वादा है कि एक लाभकारी एमएसपी तय की जाएगी, जिससे किसानों की आय में बढ़ोतरी हो। और इसमें जो पहली नौकरी है, उसकी जो इंटर्नशिप होती है, वो भी दी गई है कि जितने हमारे पढ़े लिखे युवा जो आज बेरोजगार घूम रहे हैं, उन्हें मौका मिले कि वो रोजगार की तरफ अपने कदम बढ़ा सके। तो ये जितनी भी योजनाएं हैं, इनसे जो जो हमारी आज चुनाव में हम जो समस्याएं उठा रहे हैं, चाहे महंगाई की हो, बेरोजगारी की हो और महिलाओं के उत्थान की हो, तो सभी का निस्तारण, और किसानों की हो, सभी का निस्तारण इन समस्याओं से हो जाता है। साथ ही जातिगत जनगणना, जो कि एक बड़ा मुद्दा है, वो भी हमारे मैनिफेस्टो में है। तो ये तमाम चीजें हैं जिससे हमारे लोगों को लाभ मिलेगा और इसके सुचारू रूप से हम इसको उन तक पहुंचाने के लिए सुविधाएं भी उपलब्ध कराने का प्रयास करेंगे। संविधान के अनुच्छेद 16, 17, 26, 29, 30, इसमें मौलिक अधिकार दिए गए हैं अल्पसंख्यकों को,
कांग्रेस ने कहा है कि हम इनको बराबर बनाए रखेंगे, लेकिन संविधान में तो अभी भी है, पर ये लागू कैसे करेंगे, क्योंकि अभी तो लागू होते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो इसका आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो भी अधिकार है संविधान में दिए हुए, वो लागू रखना, उनको जनता तक पहुंचाना, ये कर्तव्य है सरकार का। लेकिन क्योंकि सरकार जिस नियत से काम करती है, उस नियत के तहत कई ऐसी चीजें हैं जो वो इग्नोर करके दूसरी तरफ जो संविधान की बाहर की चीजें हैं उन तरफ चलने का प्रयास करती है। जैसे कि हमारे संविधान में रिजर्वेशन भी है, लेकिन सरकार लगातार कर रही है जो जितनी भी सरकारी संस्थाएं हैं, चाहे हमारे ये एयर इंडिया हो, रेलवे हो, सभी को प्राइवेटाइज कर रही है। प्राइवेटाइजेशन में जाते ही उनका जो रिजर्वेशन है वो खत्म हो जाता है, क्योंकि प्राइवेट कंपनीज पे लागू नहीं होता है, सरकारी कंपनी। तो ये डाइल्यूट करने के माध्यम होते हैं। इसी तरीके से जैसे जो अल्पसंख्यक हैं, उनसे उनके इंस्टीट्यूशन में जो पहले रिजर्वेशन थी, उसको भी डाइल्यूट किया जा रहा है। तो ये सरकार की नियत है, और नियत के हिसाब से कई अधिकार सरकार के पास है कि वो इन चीजों को खत्म तो नहीं कर सकती, लेकिन डाइल्यूट जरूर कर सकती है। तो अगर हम एक ऐसी सरकार को लाएंगे जो सभी के लिए सोचे, चाहे अल्पसंख्यक हो, चाहे पिछड़े हो, दलित हो, वो फिर उनको डाइल्यूट नहीं करेगी, उनको बल्कि सुचारू रूप से जनता तक पहुंचाने का काम करेगी। तो यही एक तरीका है। इसमें हमें ऐसी सरकार चाहिए जो संविधान को दिल से मानती हो और संविधान के प्रति निष्ठा रखकर देश को चलाने का काम करे, जो इस सरकार ने तो नहीं किया। आप फेमिनिस्ट हैं, तो आप महिलाओं के उत्थान के लिए क्या अपने माइंड में स्ट्रेटजी बनाए हुए हैं, कुछ बताएंगे? देखिए, कोई भी उत्थान चाहे क्षेत्र का हो, चाहे समाज का हो, वो शिक्षा के माध्यम से होता है। और महिलाओं के लिए खास तौर पर, क्योंकि उनके पास अभी कोई संसाधन नहीं है, कोई नौकरियां नहीं है, शिक्षा भी नहीं है। तो सबसे पहले, क्योंकि सारे एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है, तो सबसे पहला इसमें शिक्षा का ही है। जितना हम शिक्षा अपनी माँ बहनों को तक पहुंचा पाएंगे, क्योंकि एक महिला अपनी शिक्षा को अपने तक सीमित नहीं रखती, वो अपने परिवार को, कई पीढ़ियों को पढ़ाने का काम करती है। तो सबसे पहली कोशिश यही होगी कि शिक्षा, जो उच्च शिक्षा है, वो हमारे क्षेत्र की महिलाओं तक, बहनों तक पहुंचे, और वो अपने आप में एक आत्मविश्वास उनमें जगे, जिससे वो खुद भी काम शुरू कर सकती हैं, और नौकरियां भी तभी वो उन्हें नौकरियों के अवसर भी मिल सकते हैं। 2 सवाल और करना चाहूंगा। एक तो मैं क्षेत्र में घूमा हूँ, तो हर परिवार अपने बच्चों में इकरा ढूंढ रहा है उसके लिए, कैसा लगता है इकरा को? नहीं, देखिए, बहुत ये मैं सौभाग्यशाली हूँ, और इतना प्यार सम्मान सब दे रहे हैं, तो मेरे दिल में सभी के लिए बहुत आभार है, और ये प्यार बरकरार रहे। मेरी कोशिश है कि हम भी इस तरीके से अपने कामों को लोगों तक पहुंचाते रहें कि ये प्यार बरकरार रहे। तो इसके लिए सभी का शुक्रिया। आपसे पलायन के बारे में पूछा गया था, जो कि कैराना का बहुत बड़ा मुद्दा बन के उभरा था या उभारा गया था, वो पता नहीं, लेकिन आपने उस पर यह कहा था कि लोग पलायन कर रहे हैं रोजगार ना होने की वजह से। अब आप एमपी बन जाती हैं, सरकार आपकी आ जाती है, तो आप कैसे इस पलायन को रोकेंगी, रोजगार के अवसर कैसे लाएंगी? भूमि पर उतारना और एक कहना वो अलग चीज होती है। तो क्या आपके दिमाग में कोई प्लान है, कोई किसी तरह का? देखिए, ये जो हमारा क्षेत्र है, इसमें जब भाजपा ने पलायन का मुद्दा उठाया था, तो पूरा क्षेत्र बदनाम हुआ था। इन्होंने कहा था 350 परिवार हैं। अगर आज भी इनके कुछ लोग इस मुद्दे का इस्तेमाल करते हैं, तो मेरा सबसे पहले तो यही कहना है कि 10 साल से डबल इंजन की सरकार चल रही है। अगर मान लीजिए, वैसे तो था नहीं, पर अगर इनके कहने से हम मान लेते हैं कि था, तो फिर ये वापस क्यों नहीं ला पाए उन लोगों को? इनके पास सारे संसाधन है, इनकी दोनों जगह सरकार है। अगर वाकई हकीकत में ऐसा कुछ था, तो इन्हें वो ठीक करके दिखाना चाहिए था। या तो ये कबूल करें कि ये भी असक्षम है इसे रोकने में, या फिर ये मान ले कि पलायन था ही। हमारा शुरू से कहना यही है कि ये कोई सांप्रदायिक लाइन पे कोई भी पलायन इस तरीके से नहीं हुआ जैसे इन्होंने दर्शाया। जिस तरीके से हर छोटे शहर से बड़े शहर में लोग जाते हैं, नौकरी की तलाश में हो, चाहे रोजगार की तलाश में हो, या
अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए जाते हो, उसी तरीके से उसी तर्ज पर कैराना में हुआ। और कैराना की हालत और खराब इसलिए हुई क्योंकि इन्होंने जिस तरीके से बदनाम करने का काम किया। मैं खुद जब बाहर पढ़ती थी, कॉलेज में थी मैं दिल्ली में, तो हमारे वहां भी लोग इस तरीके के सवाल उठाते थे कि आप इस क्षेत्र से आती हैं, वहां के बारे में तो ये सुना है। तो जब हमारा क्षेत्र एनसीआर में लगता है, पानीपत उसके पास में है, एक ऐसी लोकेशन पे है कि वहां पर बहुत इंडस्ट्रीज लग सकती हैं, तो बहुत सारी फैक्ट्री लग सकती हैं जिससे रोजगार बढ़े। लेकिन अब कोई वहां आना ही नहीं चाहता। ये इन्हीं मुद्दों, ये जो खोखले मुद्दे हैं, इनकी वजह से जो बुरी पब्लिसिटी हमारे इलाके को मिली है, तो उससे हमारे क्षेत्र का सबसे बड़ा नुकसान हुआ है। तो पहले तो अपने प्रयास से हम नामी को, जो भाजपा ने हमें दी है, उसे धोने का काम कर रहे हैं। और साथ ही देखिए, अगर हमारी सरकार आती है, तो हमने पहले भी ये बात कही थी, लेकिन हमें मौका सरकार में आने का नहीं मिला, तो हम जरूर इंडस्ट्री लगाने का काम करेंगे। और हमारे कैराना की अगर खासकर बात करें, तो वहाँ पर बुनकर समाज बहुत है, जो कि बहुत से लोग रोजाना पानीपत जाते हैं रोजगार के लिए, वहाँ की फैक्ट्री में काम करने के लिए। तो जब हमारे यहाँ पर वर्क फोर्स अवेलेबल है, तो अगर हम वहीं पर एक फैक्ट्री, इस तरीके की इंडस्ट्री लग सके, जिससे लोग वहीं के वहीं अपना रोजगार चला सके, अपने बच्चों में रह सके, तो पूरे क्षेत्र को उससे विकास मिलेगा। तो ये हमारी कोशिश रहेगी। मैं दूधगढ़ के बराबर में एक गांव है, वहां से आता हूँ। दूधगढ़ में हम जाते थे बचपन में। एक बात बड़ी मशहूर थी चौधरी मुनव्वर मरहूम के बारे में, कि उनके रूम तक लोगों की पहुंच थी। लोग उनके कमरे में जाते थे, कहते थे मुनव्वर हसन उठो हमारा काम कराओ। तो क्या हम उम्मीद करें कि इकरा मुनव्वर हसन भी इसी तरह पहुंच में रहेगी? जी बिल्कुल। देखिए, मेरे पिताजी जब सांसद बने थे, तो उन्होंने वीआईपी कल्चर खत्म किया था और उन्होंने अपने आप को जनता को समर्पित कर दिया था। लोग उन्हें हर वक्त, हर जगह पर उन तक पहुंच सकते थे। तो यही कोशिश हमारी भी है कि जिस तरीके से वो काम करते थे, क्योंकि उनका जुड़ाव जो है आज भी हमें महसूस होता है लोगों में जाकर। आज भी वो लोगों के दिलों में जिंदा है, सिर्फ अपनी इन्हीं जो खास बातों की वजह से। तो कोशिश यही रहेगी कि उनके नाम को जिंदा रखें, उनकी तरह काम करें और उनके नाम को आगे बढ़ाने का काम करें। तो कोशिश तो यही है और इंशाल्लाह ये पूरा करेंगे। ये थी हमारे साथ इकरा मुनव्वर हसन साहिबा, और इनका हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं, शुक्रिया अदा करते हैं कि इन्होंने अपना कीमती वक्त हमें दिया। शुक्रिया आपका बहुत। उदित राज न्यूज, सब पर नजर, सबकी खबर।